तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान को पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की ठोस तैयारी शुरू की जा चुकी है। इसके लिए चौतरफा एक्शन दिखाई दे रहा है। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। आज डिफेंस सचिव की भी पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। तो इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण बताएं, आज कौन से बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं? दरअसल घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहे हैं। सबसे ताजी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फोन आया, प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबी बातचीत की और इसमें दो बातें काफी ठोस निकल कर आई। पहली बात कि पहलगाम हमले की निंदा तो की ही गई, साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का वादा किया पुतिन ने। दूसरी बात, सिर्फ आतंकवाद नहीं, आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई भारत करता है तो वहां भी पुतिन का साथ भारत को मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ऐसे समय में जब पाकिस्तान खोज कर दुनिया में अपने पुराने दोस्तों को तलाश रहा है, जो दोस्त मिल नहीं रहे हैं, ऐसे में भारत को ये रूस के जैसे देश से समर्थन मिलना अपने आप एक महत्वपूर्ण समीकरण को दर्शाता है। इससे पहले आज डिफेंस सेक्रेटरी के साथ, रक्षा सचिव के साथ प्रधानमंत्री मोदी की लंबी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में रक्षा संबंधी उपकरण कितने उपलब्ध है, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए खरीदी को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और बाकी मोर्चे पर काफी लंबी चर्चा हुई। तीसरी महत्वपूर्ण बात, एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकात हो रही मिलान में। वहां पे पाकिस्तान को किसी भी तरह की फंडिंग देने से मना किया जाए, किस तरह से फंडिंग उनकी रोकी जाए, इसके लिए वित्त मंत्री की तरफ से जोर दिया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रहा है। इन सब के बीच रूस से एक खास मिसाइल, जो मिसाइल का नाम है ईगला एस मिसाइल, उसकी डिलीवरी हो चुकी है। जो शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट के कई सारे, इंडियन आर्मी ने 48 और लॉन्चर को ऑर्डर दे दिए गए हैं और ये सारी जो खरीदी हो रही है वो सामान्य प्रक्रिया से हटकर खरीदी की जा रही है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द सामान खरीदे जाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ओवर टाइम किया जा रहा है। छुट्टियां, लंबी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। चिनाब नदी पर जो बांध अलग अलग बनाए गए थे, उसमें से कुछ बांध से पानी का प्रवाह या तो रोक दिया गया है या धीमा कर दिया गया है। एयर स्पेस को, इंडियन एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए। तो मुझे लगता है कि जिस तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं वो किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस के कार्यक्रम में पाकिस्तान पर जल्द कठोर कार्रवाई का संकेत दिया है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा, जो आप चाहते हैं वो जरूर होगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। तो अब पाकिस्तान प्यास से तड़पने वाला है, क्योंकि भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से पानी पूरी तरह से रोक दिया है। कल रामबन जिले में मौजूद इस अहम डैम के सभी गेट्स को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से चिनाब का बहाव बेहद कम हो गया है। बगलिहार डैम के बाद सलाल डैम के गेट भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने जो दांव चलना शुरू किए हैं, उनका असर अब बहुत जल्द पाकिस्तान में दिखाई देने वाला है, क्योंकि चेनाब नदी पर बने बगलिहार डैम का पानी भी रोक दिया गया है। रामबन जिले में मौजूद इस डैम के सभी गेट बंद किए जा चुके हैं, जिस वजह से पाकिस्तान तक पहुंचने वाले पानी की रफ्तार बेहद कम हो चुकी है। भारत के इस एक्शन का असर ये हुआ कि चेनाब के जिस रास्ते को पार करना चुनौती होता था, वहां लोग बड़े आराम से रास्ता पार कर रहे हैं। कभी इन विशाल चट्टानों के ऊपर बहने वाला चेनाब का पानी अब घुटनों से नीचे आ गया है।
आज से पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है यहाँ पर सिर्फ पन बिजली बनाने की इजाजत होती थी, पानी को आप रोक नहीं सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहलगाम हमले के बाद इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाल दिया है और उसके असरात जो है विजिबल दिखाई दे रहे हैं कि दरियाई चिनाब का पानी बिल्कुल कम हो गया। लोग दरिया किनारे आकर फोटोज ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। ये सामने पत्थर देखेंगे कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये इसके ऊपर से है जो दरियाई चिनाब जो है उफान मारता हुआ लहरें यहाँ से गुजरती थी, लेकिन आज जो है पूरा ये इलाका सूख गया है। बगलिहार डैम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आता है। 317 मीटर लंबे और 144 मीटर ऊंचाई वाले इस डैम की विद्युत उत्पादन क्षमता 900 मेगावाट है। इसमें 395.95 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोरेज किया जा सकता है, यानी इससे 36,970 फुटबॉल स्टेडियम भरे जा सकते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि इसका पानी रुका तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध जैसे राज्यों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिस वजह से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में सिंचाई और पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के लिए आने वाला एक एक दिन बहुत भारी साबित होने वाला है। तो भारत ने पहलगाम के इंतकाम की तैयारी पूरी कर ली है और इससे पाकिस्तानी भी खौफ में आ गए हैं। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। ऐसा इंतकाम दहलेगा पाकिस्तान। 7:57 पर जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी हमले के तार प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन से जुड़े हैं, जिसका मुखिया है मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद जरगर वही आतंकी है जिसे 1999 में हुए कंधार हाईजैक के दौरान मौलाना मसूद अजहर के साथ छोड़ा गया था। एनआईए सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जरगर के संगठन अल उमर मुजाहिदीन के समर्थकों ने इस हमले में ओवरग्राउंड वर्करों की मदद की थी। सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि मुश्ताक अहमद फिलहाल पाकिस्तान में है, लेकिन श्रीनगर के नेटवर्क पर उसकी पकड़ बनी हुई है। साथ ही आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के सुरनकोट में सेना ने एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। सुरक्षा बलों ने जंगल में एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। आतंकी ठिकाने से एक आईईडी, 2 रेडियो सेट और 3 कंबल बरामद हुए हैं। सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों की बड़ी साजिश करने की कोशिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। तो पाकिस्तान ने भले ही भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया हो, लेकिन उसकी इस बचकानी हरकत की वजह से बाकी देशों की एयरलाइंस भी उससे दूरी बना रही हैं। एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और ब्रिटिश एयरवेज जैसी बड़ी एयरलाइंस पाकिस्तानी एयर स्पेस से बच रही हैं। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, पाकिस्तान एयर स्पेस को लेकर इंटरनेशनल एयरलाइंस क्या कुछ कदम उठा रही हैं? जी बिल्कुल, ऐसा साफ लग रहा है कि पाकिस्तान की इस बचकानी हरकत से जो नुकसान हुआ है वो खुद पाकिस्तान को हो रहा है। उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि सिर्फ भारत के जो एयरलाइंस हैं उनके लिए तो उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया, लेकिन जितनी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो भी अब पाकिस्तान के एयर स्पेस से बच रही हैं। लुफ्थांसा और एयर फ्रांस, इन दोनों ने स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगले नोटिस तक वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा जो तमाम जो फ्लाइट ट्रैकिंग पोर्टल्स हैं उनके मुताबिक कई सारे और एयरलाइंस जिसमें कि ब्रिटिश एयरवेज है, आपका स्विस इंटरनेशनल एयरवेज है, इसके अलावा एमिरेट्स है, ये सारे जो हैं, इनकी कई सारी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान के एयर स्पेस से जो है वो बच रही हैं। और पिछली बार जब पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया था तो हर दिन उसे लगभग $3 लाख का नुकसान हुआ था। इस बार स्टेक्स ज़्यादा हैं, क्योंकि सिर्फ भारतीय एयरलाइंस ही नहीं, तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस भी पाकिस्तान के एयर स्पेस को अवॉइड कर रही हैं। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान का एयर स्पेस देखें तो बहुत ही चुनिंदा फ्लाइट्स ही हैं यहाँ पे। तो जो अनुमान है, लगभग अगर पिछले बार के मुकाबले ही देखा जाए तो हर महीने पाकिस्तान को 75 करोड़ का नुकसान हो सकता है, लैंडिंग, पार्किंग और जो नेविगेशन चार्जेस हैं उसके बदौलत। तो काफ़ी नुकसान लग रहा है और साफ साफ जो जितने इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस वक्त अवॉइड कर रही हैं। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए।
साथ ही आपको बता दें, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ताजा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका दे सकता है। इसी के साथ अगर पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता और भारत के साथ तनाव नहीं संभालता तो ये जीडीपी को और नीचे धकेल सकता है। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाव से भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर तनाव बढ़ा और रक्षा खर्च में इजाफा हुआ तो ये भारत की वित्तीय स्थिति पर भी असर डाल सकता है। रिपोर्ट में यह साफ किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध की संभावना नहीं है। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार आज बढ़त पर बंद हुआ। बाजार में अच्छी खरीदारी दिखी। सेंसेक्स 295 पॉइंट चढ़कर 80,797 पर और निफ्टी 114 पॉइंट चढ़कर 24,461 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही। हालांकि एसबीआई कोटक के नतीजों से निफ्टी बैंक पर जरूर थोड़ा प्रेशर दिखाई दिया। मार्केट का हाल अब समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो बजाय कंचन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज मार्केट का हाल कैसा रहा, किन स्टॉक में तेजी और कहां प्रेशर दिखाई दिया? तो आज था हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। डेफिनेटली आज बाजार में जो हमें मोमेंटम देखने को मिला है, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। ये बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले अगर निफ्टी की गेनर्स की बात करी जाए तो डेफिनेटली खबरों के दम पे हमें अडानी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटरप्राइजेज 7% बढ़ता हुआ नजर आया है। पोर्ट्स में भी 6.5% की तेजी। इसके अलावा ट्रेंड 4.5% और श्रीराम फाइनेंस भी करीब 4.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए रिजल्ट आए थे, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे सीधा देखने को मिला है। जेएसडब्ल्यू स्टील 2% की कमजोरी। ओएनजीसी क्रूड के न्यूज़ पे लेके वहाँ पे हमें एक गिरावट देखने को मिली और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नतीजों के बाद यहाँ पे भी 1.5% तक का प्रेशर आया है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी अडानी का नाम सबसे पहले आता है। अडानी टोटल गैस में 11% के गेन्स देखने को मिले हैं। मोतीलाल ओसवाल 0.25% की तेजी। आईजीएल की बात करी जाए तो यहाँ पे 7% का इजाफा देखने को मिला है। वहीं एचपीसीएल भी आज करीब 7% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट में पीआई इंडस्ट्री, भारतीय हेक्साकॉम, प्रीमियम एनर्जी और साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज हमें एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। ब्रेंट $60 तो WTI $57 के नीचे कारोबार कर रहा है। एमसीएक्स पर भी दाम करीब 5,000 के नीचे कायम है। तो इस गिरावट का भारतीय बाजार पर कैसा असर पड़ेगा जान लेते हैं मेरी सहयोगी दीपाली राणा से। तो दीपाली बताएं, जो ये गिरावट देखने को मिल रही है, कितना असर और किस तरह से भारतीय बाजार पर इसका असर देखने को मिल सकता है? कच्चे तेल में भारी गिरावट देखने को मिली और ब्रेंट का भाव $60 के नीचे तक स्लिप हुआ। और अगर लेवल्स के हिसाब से देखें तो 2021 के बाद ये लेवल्स देखने को मिले हैं, यानी कच्चा तेल 4 ईयर के लोस पर ट्रेड कर रहा है। अब ये गिरावट क्यों आई है, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है ओपेक प्लस की तरफ से, जहां उन्होंने जून में जो प्रोडक्शन है उसको सर्च करने की बात की है और ये प्रोडक्शन 4,11,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने की बात की गई है, वो भी उस सिनेरियो में जहां डिमांड को लेकर कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एंटिसिपेट ये किया जा रहा था कि बढ़ोतरी तो होगी बट इतनी नहीं होगी। गोल्डमैन सैक्स की रिसेंटली रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि 1,40,000 बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी ओपेक प्लस की तरफ से हो सकती है ओवरऑल प्रोडक्शन में, और उस आंकड़े के सामने ये 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि इससे पहले मई में भी ओपेक प्लस ने 4,11,000 प्रति बैरल की प्रोडक्शन बढ़ोतरी करने की बात कही थी। तो यानी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर ही 8 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा की सप्लाई कच्चे तेल की मार्केट में आते हुए दिखाई देगी। और इसी ओवर सप्लाई की चिंता के बीच में ही प्राइसेस हमने करेक्ट होते हुए देखे हैं। इससे पहले भी जो पूरे अप्रैल में हमने गिरावट देखी वो डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन की वजह से देखी, जहां पर उन्होंने जो टैरिफ वॉर शुरू की है उसके बाद रिसेशन फियर्स, डिमांड स्लो डाउन की चिंता ऑलरेडी बनी हुई, जिसके कारण प्राइसेस ऑलरेडी अंडर प्रेशर थे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्राइसेस क्या यहां से और नीचे जा सकते हैं। तो तमाम एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ये है कि शायद थोड़े बहुत प्राइसेस और नीचे आए, लेकिन अब जो तमाम नेगेटिव्स हैं वो इस भाव पर प्राइस्ड इन होने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी शायद यहां से और फर्दर ना दिखाई दे। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो इस साल का जो एवरेज उनका है ब्रेंट और WTI को लेकर, तो WTI में $59 और ब्रेंट पर $63 के एवरेज की वो बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें अब इंडिया इम्पैक्ट की, तो कई सेक्टर्स हैं, कई पॉकेट्स हैं जिनके लिए इसे पॉजिटिव के तौर पर देखा जा रहा है। शुरुआत करें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ, तो उनके लिए पॉजिटिव है कच्चे तेल का गिरना, क्योंकि कच्चे तेल में कमजोरी होने से उनके मार्जिन्स एक्सपैंड होते हैं जो भी बिक्री वो करते हैं।
सिमिलरली अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें जैसे कि ONGC या ऑयल इंडिया, उनके लिए नेगेटिव डेवलपमेंट है क्योंकि लोअर ऑयल प्राइसेस डायरेक्टली उनके जो रेवेन्यूज अर्न होते हैं पर बैरल सोल्ड उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव डेवलपमेंट ONGC ऑयल के लिए। साथ ही पेंट, एविएशन, टायर, लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर्स, सीमेंट, केमिकल्स, ये वो तमाम पॉकेट्स हैं जिनके लिए कच्चे तेल में कमजोरी पॉजिटिव है क्योंकि जो मेजर चंक ऑफ रॉ मटेरियल ये तमाम कंपनीज यूज करती हैं वो ऑयल डेरिवेटिव्स होते हैं और इसीलिए लोअर प्राइसेस यानी उनके लिए लोअर इनपुट कॉस्ट, तो पॉजिटिव इन तमाम पॉकेट्स के लिए। जी शुक्रिया दीपाली इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है लेकिन खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 15 मई को होगी। अगली सुनवाई नए चीफ जस्टिस BR गवाई की अध्यक्षता में होगी। आज मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वो इस मामले में अंतरिम आदेश सुरक्षित नहीं करना चाहते। तो डिटेल ले लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं आज इस पूरे मामले में क्या कुछ खास रहा? वक़्फ़ संशोधन मामले में जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सुनवाई 5 मई तक के लिए टाल दी थी। इस बीच केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में वक्फ संशोधन बिल का बचाव किया। आज जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से हुई तो CJI ने कहा कि हमने इस मामले में जो भी दस्तावेज सरकार ने सामने रखे हैं हमने उसको पढ़ा है, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही रिटायर हो रहा हूं और मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसमें किसी प्रकार का अंतरिम आदेश जारी करूं या कोई भी इसके अंदर अपना आदेश रिजर्व करूं। तो ऐसे में CJI ने कहा कि मुझे लगता है कि ये मामला काफी गंभीर है और इस मामले में पूरी सुनवाई होना जरूरी है। तो CJI ने अब इस मामले की नई तारीख 15 मई की तय कर दी है और ये जो मौजूदा CJI हैं संजीव खन्ना वो 13 मई को रिटायर हो जाएंगे। 14 मई को नए CJI BR गवाई शपथ लेंगे और 15 मई को इस मामले की सुनवाई दोबारा से कोर्ट के अंदर होगी। तब कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले में अंतरिम आदेश देना या फिर फाइनल आदेश देना है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं अहमदाबाद से, जहां बना जापानी जेन गार्डन और काइजन एकेडमिक सेंटर भारत और जापान के आर्थिक और सांस्कृतिक पार्टनरशिप के लिए अहम स्थान बन गया है। क्या है इसका महत्व और क्यों हो रही है इसकी बात जानने के लिए देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। अहमदाबाद में बना ये जेन गार्डन और काइजन एकेडमिक सेंटर भारत और जापान के रिश्तों का प्रतीक है। पूरे भारत में ये इकलौता स्थान है जहां आपको जापान की अनुभूति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो जापान गए थे और उनका एक सपना था कि गुजरात में एक मिनी जापान बसाया जाए। इसके पीछे उनकी लंबी सोच थी, न केवल बिजनेस को गुजरात और भारत में लाना बल्कि दोनों देशों के बीच रिश्ते को और मजबूती देना। When I first visited Japan as Chief Minister of Gujarat, I had said that I want to see a mini Japan in Gujarat. Today, that dream has come true. Gujarat's government still cherishes the fact that Japan became the first partner country in the vibrant Gujarat event. जब भी कोई जापानी गुजरात आता है तो इस जेन गार्डन और काइजन एकेडमिक सेंटर में जरूर आता है। गुजरात में करीब 500 जापानी रहते हैं। अब तक गुजरात में 150 जापानी कंपनियों का करीब 50 करोड़ का निवेश आ चुका है। जापान 2027 तक भारत में 5 ट्रिलियन येन तक का निवेश करेगा। अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोग इस जेन गार्डन और एकेडमिक सेंटर में अक्सर मिल जाएंगे। ये जो जेन गार्डन और काइजन एकेडमी का हमारा विजन, पूरा जापान को हमने अहमदाबाद में एक मिनी जापान के स्वरूप से खड़ा कर दिया है और उसके कारण हमारे और जापान के बीच के जो बिजनेस रिलेशंस हैं उसको नजदीक लाने के लिए बहुत सारे VIPs हमारे यहाँ आते हैं, वो विजिट करते हैं। मेरा नाम आत्सुको यामामोतो है। मैं जापान से हूँ।
This garden and Japan Center is a big landmark between Ahmedabad and Japan. मारुति सुजुकी, होंडा समेत कई नामी कंपनियां गुजरात समेत देश में अपना निवेश बढ़ा रही हैं। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। दो देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान अगर अच्छी तरीके से हो जाता है, फिर निवेश समेत सारी चीजें अपने आप हो जाती है। और ये बात दशकों पहले नरेंद्र मोदी जान चुके थे, इसीलिए आज गुजरात में छोटा सा जापान बस चुका है। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत के ज्यादातर इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स की महीने भर की कमाई 18,000 रुपए से भी कम है। ये खुलासा हुआ है बीसीजी की एक रिपोर्ट में। तो क्या है कंटेंट से कमाई की कड़वी सच्चाई, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।